साथियों, हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग भाग 4 और उसका अध्याय 2, जिसका शीर्षक है एशियाई विभाग की नवाबशाही। नए विभाग के अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि मैं ट्रांसवाल में दाखिल कैसे हो गया। उन्होंने अपने पास आने जाने वाले हिंदुस्तानियों से पूछा, पर वे बेचारे क्या जानते थे। अधिकारियों ने अनुमान किया कि मैं अपनी पुरानी जान पहचान के कारण बिना परवाने के दाखिल हुआ होऊंगा, और अगर ऐसा है तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी बड़ी लड़ाई के बाद हमेशा ही कुछ समय के लिए राज्यकर्ताओं को विशेष सत्ता दी जाती है। दक्षिण अफ्रीका में भी यही हुआ। वहाँ शांति रक्षा के हेतु एक कानून बनाया गया था। इस कानून की एक धारा ये थी कि यदि कोई बिना परवाने के ट्रांसवाल में दाखिल हो तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे कैद में रखा जाए। इस धारा के आधार पर मुझे पकड़ने के लिए सलाह मशवरा चला, पर मुझसे परवाना मांगने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अधिकारियों ने डरबन तार तो भेजे ही थे। जब उन्हें ये सूचना मिली कि मैं परवाना लेकर दाखिल हुआ हूँ तो वे निराश हो गए। पर ऐसी निराशा से ये विभाग हिम्मत हारने वाला नहीं था। मैं ट्रांसवाल पहुँच गया, लेकिन मुझे मिस्टर चैम्बरलिन के पास न पहुँचने देने में ये विभाग अवश्य ही सफल हो सका था। इसलिए प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अनुभव तो जहाँ तहाँ होता ही था, पर यहाँ हिंदुस्तान किसी गंदगी और चालबाजी की बू आई। दक्षिण अफ्रीका में शासन के साधारण विभाग जनता के लिए काम करते थे, इसलिए वहाँ के अधिकारियों में एक प्रकार की सरलता और नम्रता थी। इसका लाभ थोड़े बहुत अंश में काली पीली चमड़ी वालों को भी अनायास मिल जाया करता था। जब इससे भिन्न एशियाई वातावरण ने प्रवेश किया तो वहाँ के जैसी निरंकुशता, वैसे षड्यंत्र आदि बुराइयाँ भी आ घुसीं। दक्षिण अफ्रीका में एक प्रकार की लोकसत्ता थी, जबकि एशिया से तो निरी नवाबशाही ही आई, क्योंकि वहाँ जनता की सत्ता नहीं थी, बल्कि जनता पर ही सत्ता चलाई जाती थी। दक्षिण अफ्रीका में गोरे घर बनाकर बस गए थे, इसलिए वे वहाँ की प्रजा माने गए। इस कारण अधिकारियों पर उनका अंकुश रहता था। इससे एशिया से आए हुए निरंकुश अधिकारियों में सम्मिलित होकर हिंदुस्तानियों की स्थिति सरोते के बीच सुपारी जैसी हो गई थी। मुझे भी इस सत्ता का ठीक ठीक अनुभव प्राप्त हुआ। पहले तो मुझे इस विभाग के उच्चाधिकारियों के पास बुलाया गया। वे उच्चाधिकारी लंका से आए थे। बुलवाया गया प्रयोग में कदाचित अतिशयोक्ति का आभास हो सकता है, इसलिए थोड़ी अधिक स्पष्टता कर दूं। मेरे नाम उनका कोई पत्र नहीं आया था, पर मुख्य हिंदुस्तानियों को वहाँ बार बार जाना ही पड़ता था। वैसे मुखियों में स्वर्गीय सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद भी थे। उनसे साहब ने पूछा, गांधी कौन है, वह क्यों यहाँ आया है? तैयब सेठ ने जवाब दिया, वे हमारे सलाहकार हैं, उन्हें हमने बुलाया है। साहब बोले, तो हम सब यहाँ किस काम के लिए बैठे हैं? क्या हम आप लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त नहीं हुए हैं? गांधी यहाँ की हालत क्या जाने। तैयब सेठ ने जैसा भी बने इस चोट का जवाब देते हुए कहा, आप तो हैं ही, पर गांधी तो हमारे ही माने जाएंगे ना। वे हमारी भाषा जानते हैं, हमें समझते हैं। आखिर आप तो अधिकारी ठहरे। साहब ने हुक्म दिया, गांधी को मेरे पास लाना। तैयब सेठ आदि के साथ मैं गया। कुर्सी तो क्यों कर मिल सकती थी। हम सब खड़े रहे। साहब ने मेरी तरफ देखकर पूछा, कहिए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने जवाब दिया, अपने भाइयों के बुलावे पर मैं उन्हें सलाह देने आया हूँ। पर क्या आप जानते नहीं कि आपको यहाँ आने का अधिकार है ही नहीं? परवाना तो आपको भूल से मिल गया है।
आप यहाँ के निवासी नहीं माने जा सकते, आपको वापस जाना होगा। आप मिस्टर चैम्बरलिन के पास नहीं जा सकते। यहाँ के हिंदुस्तानियों की रक्षा करने के लिए तो हमारा विभाग विशेष रूप से खोला गया है। अच्छा, जाइए। इतना कहकर साहब ने मुझे विदा किया। मुझे जवाब देने का अवसर ही न दिया। दूसरे साथियों को रोक लिया। उन्हें साहब ने धमकाया और सलाह दी कि वे मुझे ट्रांसवाल से विदा कर दें। साथी कड़वा मुंह लेकर लौटे। यूं एक नई ही पहेली अनपेक्षित रूप से हमारे सामने हल करने के लिए खड़ी हो गई। साथियों, हम सुन रहे थे सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया था काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।